आज हम देखेंगे कि भारत का संविधान में देखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में आप यदि वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और हर एक कंपटीशन में भी आपको हेल्प मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद में। तो हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है। देखिए, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो यूएसए का संविधान जो होगा 1789 में हुआ था। ये क्या है, विश्व का पहला लिखित संविधान है, फर्स्ट लिखित संविधान है। ठीक, लिखित संविधान विश्व का फर्स्ट लिखित संविधान है। और यदि पूछा गया एशिया का लिखित संविधान कौन सा देश का है, तो एशिया में फर्स्ट कौन से देश का लिखित संविधान है, तो जापान का। जो जापान का संविधान है एशिया का फर्स्ट लिखित संविधान है, जो कि 1860 में लिखा गया था। कब, 1860 में। अब भारत की बात आती है तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जो देखिए संविधान का क्या क्या क्वेश्चन बनते, तो पहले संविधान सभा की मांग कब किया गया था, तो संविधान सभा की मांग कब किया गया था उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, संविधान सभा का भारत में पहले आपको पता है, पहले अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो भारत का संविधान कोई संविधान नहीं था। जो भी चल रहा था अंग्रेजों के उनके संविधान उनके अकॉर्डिंग देश को चला रहे थे। तो पहले तो संविधान सभा का मांग किया गया था 1922 में। सबसे पहले संविधान सभा का मांग 1922 में किया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी क्या कहते हैं, 1922 में गांधी जी द्वारा कहा गया था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो उनका कथन ये था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, कैसे, भारतीयों की इच्छा अनुसार भारत का संविधान होना चाहिए। फिर बात आई 1924 की। फिर 1924 में स्वराज पार्टी के जो सचिव थे, स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू ने 1924 में स्वराज पार्टी के सचिव थे। मोतीलाल नेहरू ने संविधान बोले थे कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए बात कही गए थे। तो देखिए, इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि मोतीलाल नेहरू कब कहे थे, तो 1924 में संविधान सभा के मांग के बारे में ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किए थे। उसके बाद में जो पूछ लिया जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किए गए। CR दास यानी चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास क्या थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है, देखिए मोतीलाल नेहरू से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो नेहरू रिपोर्ट कौन पेश किया था। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ये गलत है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था 1928 में। कब किया गया था, 1928 में। 1928 में बारडोली सत्याग्रह भी हुआ था। ठीक, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के बाद में और कौन से संविधान सभा की मांग और किसने किया था। ठीक, देखिए, और उसके बाद में फिर आया 1934 में। 1934 में एम एन रॉय द्वारा भी संविधान सभा का मांग की गई थी। फिर उसके बाद में 1935 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली रूप से डिमांड किया गया था कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। फिर उसके बाद में 1936 में भी INC ने डिमांड किया था कि संविधान का निर्माण किया जाए। कब किया था, यहाँ से 1936 में फैजपुर का अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, फैजपुर। ठीक है, फैजपुर का कांग्रेस में अधिवेशन चल रहा था, उसमें भी कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। फिर अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए। कब किया था, देखिए अगस्त 1940 में। कब, अगस्त 1940 में, जिसको कहा जाता था अगस्त प्रस्ताव। क्या कहा जाता है इसको, अगस्त प्रस्ताव। ठीक, अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने फर्स्ट बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि भारत का जो संविधान सभा का जो सदस्य होंगे उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। तो मुख्यतः भारतीय मतलब ये है उसमें अंग्रेज भी होंगे और भारतीय भी होंगे। ये भारतीय को स्वीकार नहीं था। भारत लोग चाहते थे कि संविधान का हम लोग के खुद स्वयं के द्वारा निर्माण किया जाए, हम लोग का खुद उसमें पार्टिसिपेट रहे,
अंग्रेजों की सहायता से कोई इसमें हेल्प नहीं चाहते थे, इसलिए इसको इसको फिर बहिष्कार किया गया, अगस्त प्रस्ताव को बहिष्कार किया गया। फिर बाद में आया क्रिप्स मिशन। कब आया? फिर आया क्रिप्स मिशन। देखिए क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया। इसमें क्या किया गया? अगस्त प्रस्ताव जो फेल हो गया, बाद में आया 1942 में क्रिप्स मिशन। इसमें भी संविधान सभा का स्पष्ट रूप से अंग्रेज बोल दिए थे कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत का संविधान बनाया जाएगा। इसमें क्या कहते थे? वो लोग कहते कि संविधान भारत के लिए कब बनाया जाएगा? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 44 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा। इसमें भारत के लोग विश्वास नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 में, तो उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे वादे किए थे और वो वादों से मुकर गए, इसलिए इसमें कोई गारंटी नहीं था कि वो लोग भारत का एक संविधान बनाएंगे। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उसके बाद में क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्रिप्स मिशन को गांधी जी बोले थे पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने बोला था? तो गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक माने दिवालिया बैंक। ठीक, दिवालिया बैंक घोषित बोल दिए थे। दिवालिया बैंक की मतलब इसको संज्ञा दे दी थी। क्रिप्स मिशन को कौन? गांधी जी द्वारा दे दिया गया था। ठीक, तो ये इस तरह से क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। तो उसके बाद क्या आया? क्रिप्स मिशन फेल हो गया। और ये क्रिप्स मिशन किसके अध्यक्षता में आया था? स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में आया था कि संविधान बनाने। इसको भी फेल होने के बाद आगे बता रहे हैं। फिर उसके बाद संविधान सभा का निर्माण, तब फिर संविधान का निर्माण करना था तो संविधान सभा द्वारा हुआ। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? क्रिप्स मिशन फेल होने पर संविधान का निर्माण किसके हुआ? संविधान सभा द्वारा। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। यदि पूछ लिया जाए संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन। ठीक, कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। तो इसको कैबिनेट मिशन क्यों नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन इसलिए नाम दिया गया कि ये जो कैबिनेट उनके वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में क्लेमेंट एटली के जो वहाँ के कॉमन में संसद में उसमें सदस्य थे, कैबिनेट के सदस्य थे, उनके कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य को भेजा गया था, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। 3 सदस्य कौन से थे उसको देखेंगे। तो यदि पूछा गया कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक, और कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए जब पूछ लिया गया स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 1946 में। 19 फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? देखिए 3 सदस्य थे। एक था पायथिंग लॉरेंस। सीधा सदस्य आपसे पूछ लिया जाता है, या तो फिर ऑप्शन में तीन सदस्य का नाम दे देगा, बाद में क्वेश्चन बना देगा कौन से सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। तो पायथिंग लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। ये भारत सचिव पोस्ट हुआ करता था। वहाँ इंग्लैंड में क्या करते थे? भारत के बारे में मतलब उनके नॉलेज रखते थे, भारत के मतलब देखते थे, भारत की देखभाल यहाँ। तो भारत सचिव पद हुआ करता था। तो भारत सचिव थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 3 सदस्य में इनको अध्यक्ष बनाया गया। पायथिंग लॉरेंस। एक थे एवी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? ये नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। और एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन से? स्टैफर्ड क्रिप्स। ये क्या थे? व्यापार राज्य मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे। इसको व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक,
एक क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, 3 सदस्य थे। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन में तीनों को दे दिया, एक नाम अदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपको पूछेगा कौन सा सदस्य नहीं था, तो आप इसमें से यदि आपको याद आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन के द्वारा ये आया गया था। ठीक, इतने। अब कैबिनेट मिशन ने स्थापना हुई तो 19 फरवरी 1946 को, और उसके बाद में भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक, उसके बाद में रिपोर्ट कब दिए थे, 16 मई 1946। अपना रिपोर्ट कब दिया था, 16 मई 1946। यानी कैबिनेट मिशन का स्थापना 19 फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में आया भारत, और रिपोर्ट दिया था अपना, रिपोर्ट कब दिया था, 16 मई 1946 में। ठीक, अब देखिए इसके बाद में स्थापना के बाद, इसमें ये स्थापना होने के बाद में फिर इनमें कैबिनेट मिशन द्वारा बताया गया था भारत में कितने पद पर चुनाव होना था, तो उसके बारे में देख रहे हैं। देखिए कैबिनेट मिशन यहाँ से अपना वो कर दिए थे कौन से पद पे चुनाव होना था। तो चुनाव जो होना था, देखिए चुनाव, इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या थी ये पूछ लिया जाता। चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। क्या थी, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होता था, देखिए अनुपातिक मतलब कि कितने जनसंख्या पर कितने लोग को नियुक्त करना था, वो अनुपात में था कि कितने अनुपात में नियुक्त करना था। प्रतिनिधि मतलब एक प्रतिनिधि को तैयार करना था, तो और प्रणाली उसका मतलब प्रक्रिया, यही था अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनाव होना था। और उसके बाद में पूछ लिया कि निर्वाचक मंडल क्या था, निर्वाचक मंडल में क्या था, निर्वाचन मंडल में प्रांतीय, देखिए उसमें प्रांत थे, प्रांत थे कितने, 11 प्रांत थे। तो उसमें क्या, प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों द्वारा। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन मंडल करना था। तो देखिए उस समय कितने प्रांत थे, 11, और उसके बाद में प्रांतीय विधान परिषद सदस्य का चुनाव होना, तो उस सदस्य किस प्रतिनिधि को चुनते, तो चुनाव क्या अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ठीक, इसके बाद में ये जब कैबिनेट मिशन का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, उसके बाद निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों द्वारा होना था। ठीक है, अब देखिए जब कैबिनेट मिशन द्वारा नियुक्त किया गया था कि 389 सीटों पर चुनाव होना था, कितना, 389। अब यही पूछा गया कि 389 सदस्य पर ही क्यों, मतलब 389 सदस्य क्यों चुने जाने थे, भाई 400 भी हो सकते थे, 500 भी हो सकते थे, लेकिन क्यों किए जाने थे। देखिए जब भारत के उस समय जनसंख्या कितना था, 40 करोड़ जनसंख्या था, और 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुनना था, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनना था, 10 लाख प्रति प्रतिनिधि। ठीक, एक प्रतिनिधि चुनना था, इस हिसाब से 389 सदस्य आएंगे। ठीक है, अब 389 सदस्य में देखिए 292 तो राज्य से थे। ठीक है, वो प्रांत से, उस समय प्रांत कितने थे, देखिए 11 प्रांत थे, उससे 292 सदस्य को चुनाव होना था। ठीक, और एक था उस समय, देखिए जैसे इस समय क्या है कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में जैसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश इस समय कितने हैं, 8 हैं। उस समय केंद्र शासित प्रदेश जैसा था उसका क्या नाम था, चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र, जिसको कहते थे सीसीए, यानी चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र। सीसीए 4 थे, तो उससे 4 सदस्य को चुनाव होना था, एक सीसीए से एक सदस्य को, तो 4 सदस्य इससे हो गए। उसके बाद में देशी रियासत थी। देशी रियासत क्या था, देखिए जब अंग्रेजों की सहमति से जो राजा महाराजा अपने क्षेत्र में शासन करते थे, उसको कहते हैं देशी रियासत। तो उस समय देशी रियासत से कितने सदस्य को चुनाव होना था, देशी रियासत से 93 सदस्य का। क्योंकि देशी रियासत से 93 सदस्य का, और सीसीए मतलब चीफ कमिश्नरेट एरिया से 4 सदस्य का, और प्रांत से 292 सदस्यों का चुनाव होना था। टोटल कितने, 389 सीट पर चुनाव होना था। ठीक है, उसके बाद में चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो हम भी नंबर लिख रहे हैं आपको याद होना चाहिए, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएंगे। हर एक इसमें आपको जो भी लिखा रहे हैं हर एक टॉपिक इस पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चुनाव कब हुआ था ये पूछा जाता है। चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था जून व जुलाई, जून व जुलाई 1946 में। तो चुनाव कब हुआ था? जून से जुलाई तक 1946 में चुनाव होना था। उसके बाद में चुनाव में देखिए, जब चुनाव होना था तो मुस्लिम लीग भी चुनाव में भाग लिया था। मुस्लिम लीग जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो चुनाव में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? सीधे क्वेश्चन बनता है तो 73, मतलब 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुने गए थे। तो देखिए, जब 389 सदस्य थे, टोटल चुनाव होना था सीट पर, अब 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुने गए थे। तो मुस्लिम लीग से देखा, मुस्लिम लीग के हमारे सदस्य 73 चुने गए, जो कि 25% से भी कम है, तो इनका कोई प्रतिनिधि वजूद नहीं रह जाएगा उसमें, इसलिए उसको बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग द्वारा चुनाव में तो भाग लिया गया, मुस्लिम लीग चुनाव में क्या किए? भाग तो लिए, चुनाव में भाग तो लिए, लेकिन बैठक में भाग नहीं लिए, वो बहिष्कार कर दिए। ठीक, तो बैठक में बहिष्कार कर दिए। तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे, जो चर्चिल वहां प्रधानमंत्री थे, पूर्व उनके प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उसने अपने टिप्पणी की थी। तो चर्चिल की क्या टिप्पणी थी? देखिए, चर्चिल वही है जो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहे थे और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहे थे। ठीक है, मिस्टर चर्चिल उस समय इनकी टिप्पणी क्या थी कि एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही नहीं है, मतलब एक ऐसा विवाह होने जा रहा है जिसकी दुल्हन ही नहीं है, ये इनकी टिप्पणी थी चर्चिल की। ठीक, तब जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया, तो उसके बाद में मुस्लिम लीग का बहिष्कार करके हमको अलग से, मतलब कि राज्य की मांग करने लगे। ठीक, तो उस समय की इनकी टिप्पणी के बाद में भारत का विभाजन हो गया। तो देखेंगे विभाजन कब हुआ। ठीक, देखिए, इनके जब चुने गए मुस्लिम लीग के, तो इसने अपना बहिष्कार करने लगा। तो उस समय भारत के विभाजन की मांग उठने लगी कि भारत के लिए अलग अलग मतलब देश बनाया जाए, जिसका नाम था पाकिस्तान, जो कि मिल करके बना था पा से। पाकिस्तान का शब्द यदि आपको होगा तो कोई भी कमेंट करके बता सकता है कि पाकिस्तान का मतलब कौन कौन से राज्य मिल करके पाकिस्तान शब्द गढ़े गए थे, जो कि रहमत अली ने गढ़ा था। यदि होगा तो कमेंट करके बताइए, फिर आपको बाद में हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, तब उस समय पाकिस्तान शब्द का मांग उठा था। तो पाकिस्तान शब्द के मांग के लिए जो है कि ब्रिटिश संसद में संविधान वो पारित हुआ था, एक्ट पारित हुआ था। कौन सा एक्ट था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये एक्ट पारित किया गया। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये जो पारित किया था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का अंतिम मतलब ये पारित किया गया एक्ट था, मतलब अंतिम एक्ट पारित किया गया। कौन सा था? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए। तो पाकिस्तान का विभाजन उनके रेड क्लिफ द्वारा पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। तो उसमें कहा गया कि देखिए, उसमें कहा गया कि जो भी राज्य, जो 11 राज्य थे, तो जो भी इसमें राज्य होंगे, उसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम यदि हैं तो उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जिस राज्य में 40% से अधिक मुस्लिम है उसकी बंटवारा कर दिया जाए। जिस क्षेत्र में ज्यादा मुस्लिम होंगे उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जिसमें कम मुस्लिम है उसको भारत में दे दिया जाए। और देशी रियासत को वो लोग को मिला, देशी रियासत को, कि जो भी चाहे पाकिस्तान में चले जाओ देशी रियासत, चाहे तो फिर भारत में चले जाओ, या तो स्वतंत्र रहो। यानी अंग्रेज पूरी तरह से भारत को बांट देना चाहते थे। ठीक है, तो उस समय जब 11 प्रांत हुआ, तो उसमें देखिए 11 प्रांत कौन कौन से थे ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 11 प्रांत में देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, एक बलूचिस्तान, उसके बाद में सीमा प्रांत था, एक सिंध प्रांत था, पंजाब प्रांत, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रांत, फिर उस मद्रास प्रांत,
फिर मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक, और इधर बिहार प्रांत, फिर उड़ीसा प्रांत और असम प्रांत, ठीक, इतने प्रांत उसमें थे। तो उसके बाद में और सीसीए में जो पूछा गया चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र, जो सीसीए था, सीसीए आपको बताया चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र, इस चार थे। चार कौन कौन से थे ये भी पूछ लिया जाता है। चार कौन कौन से थे, देखिए एक कुर्ग था जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुर्ग, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। एक था बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, ठीक, और एक था दिल्ली, एक था अजमेर मेवाड़ जो कि राजस्थान में है, ठीक है। चार सीसीए थे और वह 11 प्रांत था। तो 11 प्रांतों में सिंध प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये दोनों पाकिस्तान में दे दिया गया क्योंकि इसमें ज्यादा मुस्लिम थे। तो जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गफ्फार खान थे, ठीक, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता था। उनको वो चाहते थे कि हम भारत में मिले, लेकिन उसमें मुस्लिम ज्यादा थे। जवाहरलाल नेहरू उसको मतलब कि दे दिए, ये गलती थी। हालांकि उसको मतलब कि मुस्लिम ज्यादा थे, जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्ट नहीं किए कि नहीं मुस्लिम ज्यादा हैं 50% से, तो उसको पाकिस्तान में दे दिया गया। और पंजाब का पश्चिमी भाग वो पाकिस्तान में चला गया। फिर बंगाल का पूर्वी भाग को वो पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया गया। पाकिस्तान का ही पार्ट था, 2 पार्ट, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो बंगाल का जो पूर्वी बंगाल था उसको पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया गया और असम का एक जिला पाकिस्तान में गया। इतने इस हिसाब से बांटा गया, ठीक। और चुनाव हुआ तो उस समय जब चुनाव इसके बांटने के बाद जब रेड क्लिफ क्या थे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा का विभाजन की, इसलिए भारत पाकिस्तान के विभाजन में जो रेखा खींचा गया उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक। अब देखिए जब विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद देखिए जब विभाजन हुआ तब कितने सदस्य बचे। लेकिन जब विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य अपना चले गए, ठीक, और कुछ देसी रियासत चले गई। तो अब कितने सदस्य बचे विभाजन के बाद। देखिए विभाजन के बाद पूछा जाता है कितने सदस्य बचे हैं, तो विभाजन के बाद में बचे कितने सदस्य, 299, ठीक, यानी कितने 90 कम हो गए। क्या हो गया, 90 कम हो गए, 299 सदस्य बचे, ठीक। अब उसके बाद 299 सदस्य में राज्यों से कितने नियुक्त होना था। अब फिर राज्यों का चुनाव में कितने लोग नियुक्त होना था, तो 229 राज्यों से, ठीक। और उसके बाद में देसी रियासत से 70 सदस्य देसी रियासत से नियुक्त होने था, ठीक है। उसके बाद में तब चुनाव हुआ देसी रियासत और राज्यों से। तो उस समय जब चुनाव होने के बाद में पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि जो राज्यों से चुनाव हुआ था तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीट कौन से राज्यों से आया था, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन से राज्यों से आया था, संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश है। जब संयुक्त प्रांत था तो उस समय उत्तराखंड भी ऐड था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया गया था भारत को, आपको पता ही, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। तो संयुक्त प्रांत में कितने सदस्य थे, सीधा क्वेश्चन बनेगा तो कितने थे, 55। और देसी रियासत में सबसे ज्यादा कौन से देसी रियासत से चुने गए थे, तो मैसूर से कितने सदस्य चुने गए थे, 7 सदस्य। कितने, 7 सदस्य मैसूर से चुने गए थे। अब क्वेश्चन बनेगा कि कौन से देसी रियासत से सदस्य शामिल, मतलब उसमें भाग ही नहीं लिए थे संविधान निर्वाचन में, कौन से देसी रियासत से भाग नहीं लिए थे, तो क्वेश्चन होगा हैदराबाद। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद वहां का निजाम था, ये भाग नहीं लिए थे, ठीक है, भाग नहीं लिए थे, हैदराबाद के लोग नहीं भाग लिए थे। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि देखिए जितने बड़े नेता थे सब संविधान सभा में मतलब सदस्य थे, लेकिन कौन सा नहीं थे, तो गांधी जी। सीधा क्वेश्चन बनेगा गांधी जी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, ठीक, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इतने होने के बाद में ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि आगे क्या हुआ था। इसके बाद देखिए पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी।
तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो पूछ लिया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुने गए थे, ये भी क्वेश्चन होता है। तो देखिए उस समय क्या था कि जो सदस्य थे, प्रतिनिधि वहां के सदस्य थे, चुनाव आयोग चुनाव जब हो रहा था तो उसमें जो प्रतिनिधि सदस्य थे तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक इसमें हुई कब? इसके बाद में दूसरी बैठक हुई थी। जो पहली बैठक में कितने लोग भाग लिए थे? 207 लोगों ने भाग लिए थे। तो 207 सदस्य भाग लिए थे। उसमें पूछा जाता था महिलाएं की संख्या कितनी थी? तो महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाएं थी। 9 महिलाओं ने भाग लिया था। 207 सदस्य भाग लिए, इसमें पार्टिसिपेट किए थे और 9 महिलाएं उसमें थी पहले। अब दूसरा हुआ, देखिए दूसरा बैठक का हुआ था। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर, दो दिन बाद हुआ। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 2 दिन बाद 11 दिसंबर, तीसरा 2 दिन बाद 13 दिसंबर। तो दूसरा 11 दिसंबर को हुआ था। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखते जाइए और पढ़ते जाइए। देखिए दूसरी बैठक कब हुई थी? सेकेंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ कि दूसरी बैठक में क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उपाध्यक्ष पूछा जाता है। देखिए उस समय बहुत लोगों को पता होगा उपाध्यक्ष एक ही थे, एस.सी. मुखर्जी। हालांकि एक और थे, हम बता रहे हैं कि 2 उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष देखिए 2 लोग उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो पहले कौन बनाए गए थे? एच.सी. मुखर्जी। जो एच.सी. मुखर्जी बनाए गए थे, इनका फुल फॉर्म क्या? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। बंगाल के लोग कुमार को सी डबल ओ से लिखते थे, इसलिए सी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। और उसके बाद एक और है V.T. कृष्णमचारी। कौन थे? V.T. कृष्णमचारी। 2 उपाध्यक्ष थे, एक तो एच.सी. मुखर्जी और V.T. कृष्णमचारी। और सचिव कौन था? सचिव थे, ये सब क्वेश्चन बनता है इसलिए हम लिखा रहे हैं। सचिव कौन थे? सचिव थे H.V.R. इयंगर। H.V.R. इयंगर ये सचिव थे। ठीक, इसके बाद में ये सचिव थे। ये दूसरी बैठक में इतना काम हुआ था। अब दूसरी बैठक के बाद अब तीसरी बैठक देख रहे हैं। पहले 9 दिसंबर हुआ, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी कब होगी? 13 दिसंबर। ठीक, अब देखिए 13 दिसंबर वाला हम देख रहे हैं। देखिए थर्ड बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, 13 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या कहा था? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब वर्क क्या था, काम क्या था उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का? इसमें क्या था? देखिए जिस संविधान का जो निर्माण किया जा रहा है वो किस हिसाब से काम करेगा और कैसे मतलब कि संविधान का निर्माण करना है, तो उसमें क्या क्या बदलाव किए जाए, ये सब के बारे में था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो पूछ लिया जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये पूछा था पास कब हुआ था? अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ था? तो कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा सा अब देख लेंगे कि भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उनको संविधान का जननी या संविधान का जनक कहा जाता है।
इतने इतने क्वेश्चन पर हम देखेंगे सब, फिर उसके बाद में फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ हुआ था, कहाँ से चुनाव वो जीते थे? भीमराव अंबेडकर बॉम्बे कि मद्रास, सॉरी बॉम्बे कि बंगाल से कि और कहाँ से? यदि बंगाल से चुने गए कहाँ से, बॉम्बे से चुने गए थे, कब चुने गए थे? इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यदि इसकी कंफ्यूजन होगा तो हम इसको पार्ट 2 में इनके बारे में बताएंगे, इनको मनु क्यों कहा जाता है, और उसके बाद में भीमराव अंबेडकर कौन कौन से बुक लिखे थे, और पाकिस्तान बनने से पहले ही अपने बुक में बता दिए थे, तो मतलब कौन सी बुक थी, क्या था, उनके बारे में पूरा डिटेल ये पार्ट 2 में हम वीडियो बनाएंगे, और उसके बारे में डिटेल से भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे संविधान सभा का लास्ट तक कि कब कितने सेशन हुए, लास्ट सेशन कौन सा था और क्या क्या हुआ, उसके बारे में और क्वेश्चन हम बनाएंगे। थैंक यू।